हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो जैसे कि आप सबको पता है, अपना अध्याय नंबर 2 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक से, जिसका विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण नाम से अपना अध्याय था, जिसमें हमने विश्व जनसंख्या घनत्व है क्या और जनसंख्या वितरण है क्या, इसकी परिभाषा और इसका जो फैलाव है इसके बारे में अपने अच्छे से समझ लिया था। कुछ एक दो सूत्र वगैरह पर भी अपने बात की थी और ये भी समझा था कि किस प्रकार का क्वेश्चन मेथड का जो क्वेश्चन भी अप्लाई होकर आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व पर, उस पर भी हमने बात कर ली थी। अभी हम कुछ आगे चलते हैं और देखते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि इसके अंदर और कुछ क्या कुछ समझने वाला है हमारे लिए और किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था वहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, परिभाषा वगैरह, और जो आज अपने इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक निम्नात्मक क्वेश्चन के बारे में कि किस प्रकार एक निम्नात्मक क्वेश्चन बनेगा और किस प्रकार उसके आने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं अपने। तो जनसंख्या घनत्व नाम से अपना टॉपिक था जो कि हमने कल पढ़ा था, और जनसंख्या वितरण नाम से था। हमने देखा था कि जनसंख्या वितरण होता क्या है, जनसंख्या का फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाता है, और जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो जनसंख्या का असमान फैलाव है उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। इसके बारे में हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नंबर 1 जो है इसका अध्याय का वो नहीं देखा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आगे कि जनसंख्या घनत्व। ये मैं आपको अच्छे से पहले भी बता चुका हूं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सवाल बना करके दिया जाएगा। अगर वो सवाल दिया जाए, जनसंख्या का आंकड़ा, कोई आंकड़ा दे दिया जाए, जनसंख्या का क्षेत्रफल का दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है, बस लंबा चौड़ा सूत्र नहीं है, जनसंख्या कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। ऊपर आपको रखनी है क्या, कुल जनसंख्या बटा में क्या है, कुल क्षेत्रफल। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो है जो भी आंकड़ा होगा, जो भी जनसंख्या घनत्व होगा किसी नगर कस्बे का, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद अपने शुरू करते हैं 4 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है उसकी बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर एक इसी अध्याय से आपका एक बड़ा निम्नात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का आएगा, और इसके चांसेस जो है 90 से 95% है कि पक्का ही आएगा ये क्वेश्चन, जो मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूँ कि ये 4 नंबर का आएगा, निम्नात्मक प्रश्न बन रहा है। प्रश्न क्या है सुनिए पहले कि जनसंख्या वितरण और घनत्व, या लगा लीजिए इसकी जगह कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों के टाइम एक ही बात है। हमने देखा था कि जनसंख्या घनत्व मतलब लोगों का जमाव, कि किसी जगह लोग ज़्यादा क्यों रह रहे हैं, रीजन क्या है वहाँ का रहने का। जैसे हम लोग देखते हैं कि नगर कस्बों में, बड़े बड़े नगरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में लोग ज़्यादा रहते हैं, गाँव वगैरह में, ढाणियों में लोग कम रहते हैं। तो ये जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा रह रही है, कहीं पर कम रह रही है। इसके पीछे जो रीजन है, जो हमारा कारण है, वही है हमारा कारक। वही पढ़ने हैं कि वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है, उन्हीं को बोला गया है कारक यहाँ पर, और उन्हें एक एक करके अच्छे से समझेंगे और फिर देखेंगे कि निम्नात्मक प्रश्न हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो जनसंख्या वितरण को पूछ ले चाहे पूछ ले जनसंख्या घनत्व को, दोनों के टाइम यही कारक आएंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले यही कारक है और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले यही कारक है। कारक नंबर 1 की बात करते हैं। आपका कारक नंबर 1 है भौगोलिक कारक। भौगोलिक का मतलब होता है भूमि से जुड़ा हुआ, ऐसा कारक जो भूमि से, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। कैसे समझते हैं इसको। 1 नंबर दिया है जैसे जल उपलब्धता। अब ये कारक 1 नंबर आपका जल उपलब्धता, ये भूमि से जुड़ा हुआ है। समझिए जरा इसको कि अपने कोई नए स्थान पर रहने के लिए जा रहे हैं, या कोई नई जगह अपने मकान वगैरह ले रहे हैं, या कोई फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर रहे हैं, या फिर कोई उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं, या ज़मीन वगैरह जिसमें मतलब कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी XYZ। तो सीधी सी बात ये है कि अपने देखो सुबह से लेकर अगर शाम तक कोई भी काम करें तो उसके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। चाहे हम लोग रसोई के अंदर खाना बनाएं, चाहे हम लोग कपड़े धोएं, चाहे हम लोग स्नान करें, चाहे हम लोग कोई फैक्ट्री स्थापित करें, चाहे हम लोग कृषि करें, सिंचाई के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मतलब व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करता है उसके अंदर हर एक कार्य के अंदर उसे जल की आवश्यकता होती है। कहीं पर ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है तो कहीं पर कम जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जल की आवश्यकता होती है। बात करते हैं कि जल उपलब्धता है क्या, कि जहाँ पर व्यक्ति को जल आसानी से मिलेगा वहाँ व्यक्ति रहने को प्राथमिकता देगा। जैसे हमें बोल दिया जाए भी आपको नई जगह मकान लेके रहना है, तो हम नई जगह मकान देखने जाएंगे, अपना घर बार देखने जाएंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें आसानी से जल उपलब्ध हो जाएगा या नहीं होगा, उस गाँव में, उस नगर में, उस कस्बे में, उस ढाणी में।
जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि जाकर के जैसलमेर के अंदर रहना है और वहाँ पर दूर दूर तक कम से कम 10-10, 20-20 किलोमीटर तक कोई जल नहीं है, यानी कि कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, कोई भी छोटा बड़ा कोई कुछ भी नहीं है अपने पास में, तो क्या हम लोग वहाँ पर अपना घर बना कर रह सकते हैं? भाई नहीं रह पाएंगे। रोजाना जल कहाँ से लेकर आएंगे? मान लेते हैं एक दिन, जैसे आजकल जो सिस्टम चल चुका है, जैसे भाई ऑर्डर किया और आ गया वो आपका टैंकर वगैरह और डिग्गी के अंदर पानी डाल गया, ऐसा सिस्टम थोड़ी ना होता है। ऐसे कितने दिन चला लेंगे हम? सीधी सी बात यह है कि हमें रहने के लिए, हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमें रहने के लिए वहाँ पर पर्याप्त जल होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर अपना आवास, निवास स्थान जो है स्थापित कर सकेंगे। तो इसी प्रकार क्या होता है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, मतलब जहाँ पर जल होता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बहुत सारे तीर्थ स्थान भी देखे होंगे, जैसे पुष्कर धाम के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कोलायत झील, मतलब ये कोलायत धाम है जो, इसके बारे में पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे धाम है हमारे, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ स्थल जो है, ये सारे के सारे जल के किनारों पर बसे हुए हैं, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई जल का स्रोत है, तब जाकर के वहाँ पर आसपास में जो लोग जाकर के धीरे धीरे रहने लग गए, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा था, खाने पीने के लिए, सिंचाई के लिए, हर प्रकार की उनकी आवश्यकता जल से पूरी हो रही थी। तो वहाँ पर जाकर लोग रहने लग गए और वहाँ पर लोगों का जमाव बढ़ गया, यानी कि वहाँ पर लोगों की जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। सीधी सी बात ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए जल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है कि कहीं पर भी जनसंख्या अगर घनत्व बढ़ेगा तो उसके पीछे रीजन क्या रहने वाला है, कि रीजन ये है कि अगर जल की मात्रा होगी तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए, उद्योग धंधों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, हर प्रकार से उन्हें जल की जरूरत है, जो कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो इस प्रकार जहाँ पर जल आसानी से मिलेगा वहाँ पर लोग रहने को प्राथमिकता देंगे। तो जल की उपलब्धता क्या है, आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पर सीधी सी बात है लोग जो है ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात करते हैं भू आकृति की। ये तो शायद समझ में आया होगा। आप इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई नई जगह है, नई जगह से कोई नहर वगैरह या कोई नदी वगैरह बहती है, तो उस नदी के किनारे भी लोग रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर एक नया गांव या नया नगर या नया कस्बा भी बस जाता है, इस प्रकार से। तो 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं, भू आकृति। अब ये भू आकृति है क्या? भू आकृति का मतलब है कि हमें रहने के लिए ओनली जल की जो उपलब्धता है ये पर्याप्त नहीं है। अब सीधी सी बात है, ओनली जल दे दिया जाए और बोल दिया जाए भी रह लो, तो जल से क्या रहेगा? अब भू आकृति होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बोल दिया जाए जाकर के आपको पर्वतों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, इन पर रहना है, वहाँ पर मकान बनाकर रहना है। आपको बोल दी जाए जाकर के पहाड़ों पर मकान बना कर रहो, तो क्या वहाँ पर हमारा रहना आसान होगा? पहली बात तो हम वहाँ पर जाकर मकान बना नहीं पाएंगे, अपना घर बार नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे पर्वत, देखो पर्वत और पठार की अगर थोड़ी सी मैं बीच में समझाऊं, तो पर्वत क्या होता है? एक चट्टानी भूभाग जो ऊपर से नुकीला होता है वो कहलाता है हमारा पर्वत, और एक चट्टानी भूभाग जो ऊपर से समतल होता है, जैसे ये भूभाग समतल होते हैं वैसे ऊपर से कुछ समतल भूभाग होता है, तो वो होता है हमारा पठार। पठार की ऊंचाई कम होती है, पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होती है। पर्वत और पठार में थोड़े से अंतर ध्यान रखना। पर्वत क्या होता है? ऊपर से नुकीला भाग, चट्टानी भूभाग जो ऊपर से नुकीला होता है, हाइट ज़्यादा होती है, पर्वत होता है। और चट्टानी भूभाग जो क्या होता है? ऊपर से समतल होता है और हाइट थोड़ी कम होती है, यानी कम ऊंचे होते हैं, वो होते हैं पठार। पर्वत पर तो हम घर बनाकर नहीं रह सकते। मान लेते हैं हम लोग पठार पर घर बनाकर रह भी लें, ऊपर से समतल होगा ना, तो वहाँ पर हम घर बनाकर रह लेंगे, तो लेकिन क्या वहाँ पर हम उस पठार पर हम क्या हमारे दैनिक उपयोग के लिए जो मतलब जैसे कहने का मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई दुकान है, जैसे कोई खेती बाड़ी है, क्या वो कर सकते हैं उस पठार पर? सीधी सी बात है, अपने को जीवन यापन करना है, उसके लिए अपने को पूंजी की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई रोजगार का कार्य तो करना पड़ेगा। और वो रोजगार का कार्य क्या उस पठार पर जाकर आप कर लोगे? पहली बात तो आपको वहाँ पर सारी सुख सुविधा मिलेगी नहीं, तो वहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है। अगर रह भी लेंगे तो हमें जो हमारे मतलब अदर जो प्रकार के कार्य हैं, जैसे आपका कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करे तो वो वहाँ पर नहीं कर पाओगे। या फिर मान लेते हैं हमारा परिवहन का साधन जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। अब पर्वतों के बीच में से आप लोग कई बार देखते हो, पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह में भी देखते होगे कि पर्वतों के बीच में से रास्ते निकलते हैं, यूँ मतलब जब ऊपर का सीन लिया जाता है तो यूँ होता है कि रास्ता देखो इतना घूम कर आता है, काफ़ी दूरी से घूमकर आता है। और अगर सीधी सी बात करें, अगर बीच में पर्वत ना हो तो वो सीधा भी निकल सकता है, लेकिन क्यों घूमना पड़ता है? क्योंकि बीच में चट्टान होने के कारण तो उस चट्टान को, उतनी बड़ी चट्टान को जो है साइड हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए रास्ता ही बड़ा घुमा देते हैं। तो परिवहन का देखो, परिवहन का लागत भी बढ़ रही है। तो सीधी सी बात यह है कि पर्वतों पर और चट्टानों पर, यानी कहने का मतलब है उबड़ खाबड़ भूभाग पर रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग वहाँ पर मकान नहीं बना सकते, चट्टानों के बीच में मकान नहीं बना सकते। बना भी लेंगे कोई आधुनिक टेक्निक की वजह से, तो सीधी सी बात है कोई बाढ़ आएगा तो मतलब जैसे कोई सुनामी वगैरह आ जाए, कोई बाढ़ वगैरह आ जाए, या फिर जैसे कोई
आंतरिक हलचल हो जाए, जैसे कोई भूकंप, जैसे कोई ज्वालामुखी, ऐसी प्रक्रिया होती रहती है इन भूभागों में, तो फिर वहाँ पर हमारा फिर से दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि एक भू-आकृति व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है। हमें रहने के लिए बोल दिया जाए तो हम सीधी सी बात देखेंगे कि हमें मकान बनाना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जल है कि नहीं है, जल की उपलब्धता होगी, गुड है भी। उसके बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पर वो भूभाग समतल है या नहीं। समतल का कहने का मतलब यूँ नहीं है कि एकदम आपको जैसे लेवल वगैरह निकाल करके दिया जाए, यहाँ कंप्यूटर लगा दिया, कंप्यूटर लेवल निकाल दिया और अब यहाँ पर रह लो। समतल का मतलब है जैसे नॉर्मल अपनी जमीन जो वगैरह है या अपना घर बार जो है वैसी समतल भूभाग, थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ चलेगा लेकिन इतना ऊबड़ खाबड़ नहीं कि पर्वतों जैसा। तो सीधी सी बात है कि भू आकृति कैसी होनी चाहिए, समतल। समतल भू आकृति क्या करती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हम लोग फैक्ट्री भी आसानी से स्थापित कर सकते हैं समतल भूभाग पर, हम लोग खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं आसानी से, हम लोग वहाँ पर अपना कोई दुकान, कोई कारखाना, अदर प्रकार के कोई भी बिजनेस, अपना अच्छा सा घर बार कुछ भी बना सकते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो समतल भूभाग ही व्यक्ति को आकर्षित करता है, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि वहाँ पर जैसे कल को कोई परिवहन के साधन हो, मतलब जैसे कोई आपको सड़क वगैरह बनानी है, इस प्रकार का अदर भी कुछ करना हो, तो वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 3 की, जलवायु। जलवायु, अब जलवायु क्या है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। कहने का मतलब क्या है कि वायु के अंदर जो जल का अनुपात है उसे क्या कहा जाता है, जलवायु। समझाता हूँ कैसे, कि एक व्यक्ति को, जनसंख्या को, लोगों को जलवायु कैसे आकर्षित करती है। एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। मान लेते हैं हमें बोल दिया जाए जाकर के जम्मू कश्मीर में रहना है, हम राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के तपे हुए इस एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, गर्मी वाले एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमें बोल दिया जाए जम्मू कश्मीर में जाकर के रहना है। हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है वो इस टेम्परेचर को सहन करती है कि हम इतने टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। इससे अगर थोड़ा सा ठंड, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो हमारी बॉडी जो लेवल है वो बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा आप देखते हो कि सर्दियों के टाइम में जुकाम, खांसी, बुखार नेचुरल होता रहता है, तो वो क्या है कि हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है, मतलब लो टेम्परेचर को ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है, उसकी वजह से हम जो है बीमार वगैरह होने लग जाती है। अब जैसे आपको बोल दिया जाए जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर जाकर के रहना है, तो वहाँ पर सीधी सी बात, अभी हम लोग जाकर के नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पहले दिन से क्या है, इस यहाँ की जो भूमि है या यहाँ का जो टेम्परेचर है, इस वातावरण को या इस जलवायु को जो है सूट करती है। यहाँ की जलवायु हमें अनुकूल लगती है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं पर अगर आपको जम्मू कश्मीर में जाकर रहने के लिए बोला जाए तो वहाँ पर रहना आसान नहीं होगा, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। 2-4 दिन तो चलो ठीक है, घूमने के इरादे से गए हो तो 2-4 दिन मौज मस्ती के चक्कर में आप रह लोगे, थोड़ा एडजस्ट भी कर लोगे, लेकिन लंबे टाइम तक रहने के लिए बोल दिया जाए तो हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उल्टा एग्जाम्पल करते हैं इसका, जम्मू कश्मीर वालों को बोल दिया जाए कि राजस्थान के अंदर आकर रहना है, और वहाँ से उठा करके इनको राजस्थान के अंदर भी ला करके कहाँ पर रखो, अपने जैसलमेर जैसे एरिया के अंदर, चूरू जैसे एरिया के अंदर रखो, गर्म जिलों के अंदर रखो। अब जैसलमेर के अंदर ला करके छोड़ दिया जाए उसको, या चूरू जिला के अंदर जाकर के छोड़ दिया जाए, गर्म जिलों के अंदर जाकर छोड़ दिया जाए उस जम्मू कश्मीर वाले व्यक्ति को, तो उस ठंडे प्रदेश में रहने वाले को, तो उसके यहाँ पर आते क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएंगे। सीधी सी बात ये है कि वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है सहन नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, उसको अगर लाकर रखना भी है 4 दिन 10 दिन, तो उसको कोई एसी वाले रूम के अंदर रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो 4 दिन 10 दिन रह पाएगा, वरना वो एक दिन भी उसका जो शरीर जो है इतने ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी जलवायु पहले दिन से, उसकी जलवायु कैसी है, वहाँ की जलवायु उसकी ठंडी है, और वो पहले दिन से ठंडी जलवायु में रहा हुआ है, तो उसको ठंडी जलवायु ही सूट करती है। वो ठंडी जलवायु ही उसका जो शरीर है वो सहन कर सकता है, गर्म जलवायु को सहन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो क्या है, गर्म जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु को सहन कर सकता है, कि ना तो ज़्यादा गर्मी सहन करता है और ना ही ज़्यादा ठंड सहन करता है, एक अनुकूल सी जलवायु को सहन करता है, समशीतोष्ण जलवायु को सहन करता है। तो शायद समझ में आया होगा कि व्यक्ति रहने के लिए सबसे पहले क्या देखेगा कि उसको जल मिले या नहीं मिले, जल की उपलब्धता ढूंढेगा। फिर उसके बाद में वो भू-आकृति देखेगा कि भू-आकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है ज़्यादा, पर्वतीय भाग तो नहीं है ज़्यादा, या चट्टानी भाग तो नहीं है ज़्यादा, पठारी भाग तो नहीं है ज़्यादा। अगर दोनों चीज़ें मिल रही है उसको, जल उपलब्धता आसानी से मिल रही है उसको, उसके बाद में उसको भू-आकृति भी समतल मिल रही है, बढ़िया मिल रही है आसानी से, उसके बाद में वो 3 नंबर देखेगा कि क्या जलवायु भी उसके अनुकूल है या नहीं है। अब जैसलमेर में जाकर के आपको बड़ा भूभाग दे दिया जाए और बोल दिया जाए रह लो, तो क्या रह लेंगे भाई, सीधी सी बात है। वहाँ की जलवायु ही हमारे अनुकूल नहीं है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ का, इधर उधर से वो गर्म हवाएं चलती रहती है, उष्ण कटिबंधीय जो हवाएं हैं वो चलती रहती है, तो वो हमारे लिए क्या है, वहाँ पर हमारे लिए रहना ही पॉसिबल नहीं है।
तो शायद समझ में आया होगा कि जलवायु व्यक्ति को कैसे आकर्षित करती है, कि एक जलवायु जो है वो व्यक्ति को जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने का काम करती है। अगर अनुकूल जलवायु है, या बोला जाए कि अगर सम जलवायु है, या बोल दिया जाए अनुकूल जलवायु है, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है बड़े ही मौज मस्ती से रह लेगा। वहाँ पर उसका शरीर जो है उस टेम्परेचर को आसानी से सहन कर लेगा, अगर उसके शरीर के अकॉर्डिंग है, मतलब उसके अनुकूल जलवायु है। तो समझ में आया होगा, ये 3 आपको कारक अच्छे समझ में आए होंगे। बात करते हैं अपने 4 नंबर कारक की, मिट्टी यानी कि मृदा। मृदा क्या है, मिट्टी क्या है? देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए एक बड़ा भूभाग दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, या सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया, तो देखेंगे भी चलो ठीक है मिल गया भूभाग, या जमीन ले रहे हो, मोल रहे हो, कुछ भी करो, XYZ कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उस टाइम हम लोग क्या देखेंगे कि जल उपलब्धता मिल गई, बढ़िया बात है, भूआकृति मिल गई समतल, बढ़िया बात है, जलवायु भी अनुकूल है, ठीक है, बढ़िया बात है। क्या मिट्टी भी देखोगे क्या? भाई यस, देखना पड़ेगा। अब हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े अगर लोग हैं तो हमें तो भी मिट्टी पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने से तो है नहीं भी घर अच्छे से बना लिया और मजे से रह लेंगे। अब खाने पीने के लिए कुछ तो पैदा करना पड़ेगा ना, और उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? हमें खेती करने की आवश्यकता होगी, खेती करने की आवश्यकता होगी, हमें कुछ ना कुछ तो पैदा करना पड़ेगा ना, अनाज पैदा करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए मिट्टी, मृदा होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपके पास में उपजाऊ मृदा ही नहीं है, बंजर भूभाग पड़ा है जहाँ पर कुछ पैदा ही नहीं होता है, बिल्कुल भी कुछ पैदा नहीं होता, तो वहाँ पर वो भूमि हमारे लिए क्या काम की होगी? नहीं होगी भी। आप लोग भी जैसे अपने आसपास के अगर एग्जाम्पल उठाकर देखो तो ये बात अच्छे समझ में आएगी कि हम लोग जैसे कई बार ज़मीन का मोल करते हैं, हमारे परिवार में जैसे ज़मीन का मोल वगैरह करते रहते हैं, कई बार बेचते रहते हैं, कई बार खरीदते रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो भूमि है कैसी, मतलब वो उपज दे कितनी रही है, वो ज़मीन उपज कितना दे रही है। अगर वो ज़मीन उपज ज़्यादा दे रही है, बढ़िया दे रही है, उपजाऊ मृदा है, तो हम लोग उसका रेट बढ़ चढ़ कर लगा देते हैं, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, है ना। और अगर वो उपज ही नहीं दे रही है तो हम लोग उसका पहली बात तो खरीदेंगे नहीं, और दूसरी बात अगर ये सोचकर खरीद लें कि चलो ठीक है अभी यहाँ पर अभी खेती बाड़ी नहीं करनी है, यहाँ पर इस भूभाग में हम लोग फैक्ट्री लगा देंगे, तो वहाँ पर क्या है, उस भूभाग को अगर खरीद भी रहे हैं तो फैक्ट्री के लिए खरीद रहे हैं तो भी हम लोग जो है उसका उतना मूल्य नहीं लगाएंगे, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं लगाएंगे, हम लोग उसका मूल्य लगा देंगे 1 लाख, 2 लाख लगा देंगे, इस प्रकार से। सॉरी फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि भौगोलिक कारकों के अंदर आपको जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी, ये चारों तत्व जो है व्यक्ति को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये अगर चारों तत्व मिल रहे हैं, यानी ये चारों कारक आसानी से मिल रहे हैं, जल आसानी से बढ़िया मिल रहा है, पीने योग्य, खाने योग्य, सिंचाई वगैरह के लिए, उद्योगों के लिए, कारखानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, भू आकृति समतल मिल रही है कारखाने स्थापित करने के लिए, फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए, या फिर खेतीबाड़ी करने के लिए, या फिर परिवहन के लिए, आपके जो सड़कें वगैरह बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो अगर भूआकृति समतल मिल रही है तो फिर हम वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। जलवायु हमारे अनुकूल होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। मिट्टी और मृदा जो है वो क्या होनी चाहिए हमारे, मिट्टी और मृदा एक ही बात है, मिट्टी मृदा जो है वो क्या होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। तो हम वहाँ पर ये 4 जो कारक है उस जगह जनसंख्या घनत्व को क्या करेंगे? बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ तक भौगोलिक कारक आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है कि आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, अर्थव्यवस्था। आर्थिक का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक कारक के अंदर वो कारक आएंगे जो किसी भी जनसंख्या को, मतलब कहीं की भी जनसंख्या को या लोगों को रुपए पैसे के चक्कर में अपनी ओर आकर्षित करती है। सीधी सी बात है, हम लोग जीवन यापन करने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। हमें अगर अपना घर बार चलाना है, अगर हमें कुछ अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए हमें रुपये पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और रुपये पैसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई ना कोई रोजगार करेंगे, कोई ना कोई जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, या कोई उद्योग धंधे में काम करेंगे, छोटा बड़ा काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भी। आर्थिक कारक समझ रहे हो आप कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, रुपये पैसे से जुड़े हुए जो कारक है वो कहलाता है आपके आर्थिक कारक। अब समझते हैं एक एक होकर के। जैसे 1 नंबर पर दिया हुआ खनिज। खनिज क्या है? सीधी सी बात यह है कि कहीं पर भी अगर खनिज है, कोई भूमि है, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं खनन हो रहा है, कोयले का खनन हो रहा है, कोयला क्या खनिज ही तो है। खनिज के बारे में आप जानते हो 3-4 प्रकार होते हैं, कभी लेक्चर बनाकर अच्छे से समझा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, जैसे बाकी टॉपिक में आएगा कर लेंगे। एक बार सीधा इतना ध्यान रख लें कि खनिज क्या है। जैसे कोयला है, जैसे सोना है, चांदी है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सारे क्या है? खनिज है। अब अगर इन खनिजों का खनन हो रहा है, इन खनिजों को बाहर निकालने के लिए भूमि को खोदा जा रहा है, तो जो खनन किया जा रहा है, खनन समझ रहे हो कि खनिज को बाहर निकालने के लिए जो भूमि को खोदने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं खनन। ये खनन की परिभाषा याद रख सकते हो बेसिक तौर पर। और खनिज की परिभाषा भी ये बेसिक तौर पर याद रख सकते हो कि किसी भी
किसी भी भूभाग को या भूमि के एक बड़े भूभाग को खोद करके वहाँ से बहुमूल्य पदार्थों को, मानव उपयोगी बहुमूल्य पदार्थों को बाहर निकालना, या वो मानव उपयोगी बहुमूल्य जो पदार्थ बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये परिभाषा है, आपसे शायद ही पूछी जाए, लेकिन कारकों में जरूर इसके बारे में समझाना पड़ेगा हमें। तो कारक में कैसे समझाएंगे? खनिज। एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें कहीं पर खुदाई चल रही है, खनन चल रहा है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है, यूँ तो है नहीं कि भी फैक्ट्रियाँ जो मशीनें वगैरह लग गई और विस्फोट कार्य शुरू हो गया और खनन का कार्य शुरू हो गया। ऐसे तो है नहीं कि मशीनें अपने आप चलेगी। सीधी सी बात है भी, उनको चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए, रख रखाव के लिए, हर एक प्रकार के कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वहाँ पर श्रमिकों की, मजदूरों की आवश्यकता है तो सीधी सी बात है, रुपया पैसा आ रहा है, यानी कि रोजगार मिल रहा है व्यक्ति को, और जब व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है तो व्यक्ति उस स्थान पर जाना पसंद करेगा। अगर छोटा सा एग्जांपल फिर से एक और जोड़ता हूँ इस एग्जांपल के साथ में, आपको बोल दिया जाए कि आपके अपने गांव में 20-30 घर है या 50 घर मान लेते हैं, तो 50 घरों में हमें क्या है, हमारे पास में मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, मान लेते हैं जैसे रोजगार करते हैं नॉर्मल, जैसे कोई मजदूरी वाला कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से है ना, तो कोई श्रम वाला काम करते हैं। अब हमारे अगर खेतों में अगर काम है तो हम कर लेंगे, 4 दिन 10 दिन है तो, या भाई किसी की कोई मकान वगैरह बन रहा है, या किसी की कोई बिल्डिंग बन रही है, या किसी की कोई फैक्ट्री बन रही है, तो वहाँ पर हम लोग काम कर लेंगे। क्या हमारे पास में वर्ष भर रोजगार रहेगा? नहीं रहेगा। 4 दिन रोजगार मिल जाएगा, 10 दिन रोजगार मिल जाएगा, वर्ष भर हमारे पास में रोजगार नहीं रहेगा। अब 4 दिन और 10 दिन रोजगार लेने के बाद में क्या आप अपना जीवन यापन कर सकते हो महीने भर आसानी से? महीने में अगर 4 दिन 10 दिन रोजगार मिल जाए तो नहीं होगा, आसानी से हमारा जीवन यापन नहीं होगा, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो क्या है, व्यक्ति उस स्थान पर जाकर के रहना पसंद करेगा, मतलब जनसंख्या घनत्व वहाँ का बढ़ेगा, जनसंख्या वितरण वहाँ का बढ़ेगा जहाँ पर उसे रोजगार के साधन आसानी से मिले। अब रोजगार के साधन खनिज के चक्कर में मिल रहे हैं, खनन कार्य चल रहा है, और आप लोग कई बार देखते हो कि 10-10 साल 20-20 साल तक खनन कार्य चलता रहता है कि एक भूभाग पर। तो सीधी सी बात है, जब इतना लंबा खनन कार्य चल रहा है तो वहाँ पर लोग जाकर के बसने को प्राथमिकता देते हैं, अपना झुग्गा झोपड़ी जो भी बना लेते हैं वहाँ पर आसपास में छोटी, और वहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है। आप लोग कई बार एग्जाम्पल के लिए जैसे अपना पिक्चर सीन भी देख लेते हैं, कोई फिल्म का सीन देख लेते हैं, कहीं पर घूमने गए होंगे या कोई तीर्थ स्थान पर गए होंगे, तो वहाँ पर भी आपने कभी देखा होगा कि चट्टानों के पास में खनन कार्य चल रहा है या कुछ इस प्रकार से भी खनन हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि आसपास में कोई ना कोई तो नगर या कस्बा बसा होगा, छोटा बड़ा तो बसा ही आपको देखने को मिल जाता होगा। तो ये है खनिज कैसे आकर्षित करता है लोगों को। 2 नंबर की बात करते हैं औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण कैसे आकर्षित करता है, दोबारा से ये बात फिर से रिपीट हो रही है। मजदूरी चाहिए, श्रम चाहिए, यानी कि सीधी सी बात है रोजगार चाहिए। रोजगार के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, नगरों की तरफ भागता है। हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि नगरों की तरफ भागता है। अब नगर की तरफ व्यक्ति क्यों भागता है, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या मिलता है, उद्योग मिलते हैं, यानी कि उद्योगों के लिए पीछे भागता है व्यक्ति। अब अगर उद्योग धंधा है, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा कारखाना है जहाँ पर वर्ष भर उस कारखाने के अंदर कार्य चलता रहता है, ऐसे नहीं कि भी 2 दिन कार्य चल गया 10 दिन छुट्टी है, 2 दिनों की फिर कार्य चल गया 20 दिन की छुट्टी है, यूँ नहीं होता। बड़े बड़े उद्योग धंधे जो होते हैं, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ जो होती है, वहाँ पर क्या होता है कि वर्ष भर कार्य चलता रहता है, तो वहाँ पर वर्ष भर मजदूर की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, रोजगार मजदूरों को मिलता रहता है। अब वर्ष भर अगर मजदूरों को रोजगार मिल रहा है तो सीधी सी बात है मजदूर जो है औद्योगिकरण के पीछे भागेगा, यानी कि जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित है वहाँ पर उस स्थान पर जाएगा। और कई बार हम देखते हैं कि कोई एरिया के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर देखते हैं कि कोई उद्योग धंधा स्थापित हुआ है या 2-4 फैक्ट्रियाँ लगी है, तो वहाँ पर आपको आसपास में छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा नेचुरल सा एग्जांपल जो हमारे आसपास में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो भट्टे होते हैं ना, जो चिमनियाँ जो होती है, जिनको चिमनियाँ बोलते हैं, भट्टे जो बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कुछ लोग चिमनी बोलते हैं, कुछ लोग भट्टे बोलते हैं, कि मतलब जिनमें ईंटें तैयार की जाती है, ईंटों को पकाया जाता है। तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि एक छोटा सा ही है वो कारखाना, कोई इतना बड़ा कारखाना नहीं है, वो एक छोटा सा उद्योग है, एक लघु उद्योग है, कैटेगरी के अंदर आने वाला उद्योग है वो। तो फिर भी वहाँ पर कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 से 40 घर बने हुए मिल जाएंगे, जहाँ पर भी आपका वो चिमनी स्थापित है, वो भट्टा जो स्थापित है, जहाँ पर ईंटें पकाई जाती है। तो वहाँ पर आपको आसपास के एरिया से जो लोग आकर के रह रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग अपना कच्चा मक्का जो भी मकान वगैरह बना करके रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 40-50 लोग 40-50 घर देखने को मिल जाएंगे, और कम से कम 200 से 300 या 500, 800, 1000 या बड़ा है तो हो सकता है 5000, 10,000 लोग भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, औद्योगिकरण जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। 3 नंबर की बात करें, नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या है कि लोग नगरों की तरफ भागते हैं। अब नगरीकरण का मतलब नगर में जनसंख्या बढ़ रही है, नगरों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि नगरों में क्या है, हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाती है। जैसे गांव में हर प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिलती, छोटे कस्बों में, ढाणियों में सुख सुविधा नहीं मिलती। अब एक किसी को अगर उच्च शिक्षा चाहिए तो हर एक गाँव में वो उच्च शिक्षा का साधन नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करता है, उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के चक्कर में नगरों की तरफ भागता है।
अस्पताली सुविधा के लिए नगरों की तरफ भागता है, यानी कि उसको मेडिसिन वगैरह चाहिए, बढ़िया चाहिए, अस्पताल सुविधा चाहिए उसको, तो वो नगरों की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ पर उसको एक नहीं तो दूसरा डॉक्टर, दूसरा नहीं तो चौथा डॉक्टर मिल ही जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है, मनोरंजन के लिए, बहुत सारे कारण होते हैं ऐसे, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, या बात करें रोजगार के लिए, या बात करें हम लोग नगरों में क्यों भागते हैं, और इसके साथ में बात करें हम लोग जैसे उच्च शिक्षा के लिए, या कोई फैक्ट्री वगैरह स्थापित करने के लिए, या फिर कोई अपना अस्पताल सुविधा के लिए, या इस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन कारणों के पीछे जो है व्यक्ति जो है नगरों की तरफ भागता है, कि उसको पता है कि नगर के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा आसानी से मिल जाएगी, रेलवे लाइन मिल जाएगी, आवागमन का साधन आसानी से मिल जाएगा, है ना, आपको जो है परिवहन के साधन जो है, मतलब जो आपके सड़कें वगैरह है वो अच्छी मिल जाएगी। वहाँ पर अगर कोई आप कारखाना स्थापित कर रहे हो तो उसके लिए आपको परिवहन का साधन आसानी से मिल जाएगा, नज़दीक मिल जाएगा। आप कोई छोटी बड़ी दुकान कर रहे हो तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो दुकान वगैरह आपकी अच्छी चलेगी। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, अगर आपके एक स्कूल पास नहीं आया, एक एजुकेशन सेंटर पास नहीं आया, तो आप दूसरे में चले जाओगे, वो आसानी से मिल जाएगी बहुत सारे। आपको अस्पताली सुविधा आसानी से मिल जाएगी, आपको मनोरंजन के बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कि नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को कैसे बढ़ाता है। ये रहे आपके कारक, भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक। बात कर लेते हैं 3 नंबर कारक की, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। समझने का प्रयत्न कीजिए। समाज, जैसे मान लेते हैं हम लोग रहते हैं, हम लोग नया मकान, हम लोग नई बिल्डिंग, या हम लोग अपना घर बार जब भी स्थापित करते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं खुद के घर में ये होता है कि हम लोग जब रहने के लिए नई जगह देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर, संस्कृति, समाज। सीधी सी बात है, आपको अगर घर रहने के लिए अगर आपको घर लेना है तो आप वहाँ पर सबसे पहले जाकर के देखोगे कि सर वहाँ पर मोहल्ला कैसा है। मोहल्ला देखने का मतलब ये है कि वहाँ के मोहल्ले के अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं, उस समाज में रहने वाले लोग कैसे हैं, क्या वो लोग आपका कल्चर अपनाते हैं, क्या वो लोग आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका रहन सहन, आपकी भाषा, आपकी वेशभूषा, क्या सभी अपनाते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि रहना है, और हम मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई जात पात की बात नहीं कर रहा, ओनली एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई समझने के लिए। तो जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि भाई कहीं पर रहना है, तो वहाँ पर अगर मान लेते हैं हम लोग जो है हिंदू धर्म से, या मान लेते हैं हम लोग जो है मुस्लिम धर्म से, तो हम लोगों को जाकर रहना है, तो उस समाज में हम लोग देखेंगे कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 तो घर मिले जो आपके धर्म के हों, मतलब आपके समाज के हों। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे, उन लोगों से आसानी से विचार विमर्श कर सकेंगे। हम लोग उनको उनकी और हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज जो है, वो एक दूसरे को समझ में आएगी, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका कल्चर, उनकी संस्कृति अगर हमारे समाज के हैं, जैसे मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, अगर मुस्लिम धर्म के वहाँ पर मेरे को 10 घर मिल जाते हैं, तो सीधी सी बात है वो वाले लोग और मैं भी जो है हमारा धर्म जो है सेम रहेगा। हम जो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल करके कोई भी त्यौहार आ रहे तो त्यौहार अच्छे से मना पाएंगे। कोई भी अगर कोई प्रोग्राम है, घर के अंदर प्रोग्राम है, शादी का कोई प्रोग्राम है, बच्चा जन्मा है, किसी प्रकार का, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो हम एक दूसरे के परंपराओं को, रीति रिवाजों को आसानी से समझते हैं, तो एक दूसरे के लिए वहाँ पर रहना आसान हो जाएगा, एक दूसरे को, कल्चर को, धर्म को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही धर्म के हैं। अगर मान लेते हैं वहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ हिंदू धर्म का हूँ, मैं मान लेता हूँ मुस्लिम धर्म का हूँ, और वहाँ पर सिख धर्म रह रहा है, तो सीधी सी बात है, सिख धर्म के लोग हैं तो उनका त्यौहार अलग होगा, उनका वेशभूषा अलग होगी, उनका खान पान अलग होगा, उनका रीति रिवाज अलग होगा, उनकी भाषा अलग होगी। तो और मेरी भाषा, मेरा रीति रिवाज, मेरा धर्म, मेरा कल्चर अलग है, तो मेरा उनके साथ में जो तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति को सामाजिक यानी समाज और सांस्कृतिक यानी संस्कृति, ये 2 कारक भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं रहने के लिए, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए। अब अगर आपको वहाँ पर आपके धर्म को, आपको धर्म के मनाने वाले लोग, या आपके जात पात तो नहीं बोलेंगे, एक बार के लिए मान लेते हैं समझने के लिए, हम लोग जब भी मोहल्ले के अंदर घर देखते हैं तो ये सबसे पहले सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग हमारी भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते, हमारा धर्म अपनाते हैं कि नहीं अपनाते। अगर नहीं अपनाते तो भाई हम लोग वहाँ पर रहते नहीं है, सीधी सी बात ये है। हम लोग सबसे ज़्यादा ये प्रक्रिया देखने को मिलती है आपको गाँवों के अंदर। शहरों में तो फिर भी इतना नहीं है, क्योंकि शहरों के अंदर क्या है कि घर से बाहर निकलते नहीं है, तो पता ही नहीं होता कि पड़ोस के अंदर रह कौन रहा है, हमें पता ही नहीं होता कि पड़ोस के अंदर घर कितने हैं, या पड़ोस के अंदर रहने वाले लोग कितने हैं, उनका धर्म की तो दूर की बात है, क्योंकि शहरों में इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर गाँवों की अगर बात करें तो गाँव में ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पर मोहल्ले जो बंटे होते हैं, उन मोहल्लों के अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रक्रिया देखने को मिलती है कि वहाँ पर लोग जो है रहते हैं, तो उस जगह रहने के लिए, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ाने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, अपना मकान वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ के लोगों को देखते हैं कि उनके मनोभावों को समझने वाले हैं कि नहीं है, उनके विचारों को समझने वाले हैं कि नहीं है, उनके कल्चर, उनके वेशभूषा
वेशभूषा, उनका खान पान उनका सेम है या नहीं है। अगर अलग अलग है तो हमें पता है भी कल को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनका खान पान हमें पसंद नहीं आएगा, उनका धर्म हमें पसंद नहीं आएगा, वो रात को मतलब मान लेते हैं देर रात तक लगे रहे और वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, या इस प्रकार का कोई भी है तो हम वहाँ पर रहना हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। तो समझने के लिए सीधी सी बात ये थी कि जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण तभी बढ़ेगा जब वहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के अनुकूल होगा, यानी कि उसका धर्म, उसका कल्चर उसके अनुकूल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक समझाओ या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक समझाओ। तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, जो जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, आप अपने नोट्स बुक में उस प्रकार से लिख सकते हैं, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप बोर्ड के एग्जाम के टाइम वो एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं, उसी प्रकार से उसी लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हैं। तो आपके नंबर जो है पूरे में से पूरे मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। और ये क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से तो भी 100% ही आएगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। आपके 4 नंबर इस एक छोटे से लेक्चर में आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और किस प्रकार से वो कितने भागों में डिवाइड है। तो जल्दी क्लास लेकर आएंगे। और थोड़ा सा ये था कि पिछले भी 2 दिनों से आपके लिए क्लास जो है अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से लेक्चर जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, लेक्चर जो है बनाने का टाइम नहीं मिला मेरे को। तो अभी क्या है कि आपकी जो रेगुलर क्लासें रहने वाली है और आपको जो ये आपकी दोनों बुक्स है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और एक और अदर बुक्स है, तो दोनों बुक्स जो है आपको हर एक वीडियो के द्वारा इसी प्रकार से पूरा बोर्ड पर समझा करके आपको नोट्स बनवाऊँगा मैं, आपको अच्छे से समझाऊँगा मैं। तो आप अपना एक अलग से रजिस्टर लगा लीजिएगा आज से ही। और रोजाना जो है क्लास जो आपको शाम को 4 बजे तक, 6 बजे तक, या दोपहर के 11, 12, 1, 2 बजे तक, मतलब ये है कि दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और वो नोटिफिकेशन वाला जो आइकन होता है उसको ऑन करके रख लीजिएगा कि जब भी आपको क्लास मिले आप आसानी से, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से अपनी क्लास जो है चालू करके देख सकते हैं। तो आपको कोर्स जो है पूरा करवाया जाएगा, आप मेरे पर विश्वास रखिएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ तक मेरा दावा है या मेरा विश्वास है, आपको इस लेक्चर के दौरान आपको इस प्रकार से पढ़ाने के बाद में आपका एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन है आपको बाहर नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।